नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं जया भारती और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन। उत्तरा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ढेर सारी नई खेल खबरों के साथ हम हाजिर हैं, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। लक्ष्य सेन और सात्विक चिराग की जोड़ी हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचे। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुडा के सेमीफाइनल में पहुंचने से भारत के लिए चौथा पदक पक्का। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज पाकिस्तान और ओमान के बीच मुकाबला जारी और डेविस कप विश्व ग्रुप मुकाबले में भारत ने स्विट्जरलैंड पर जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। लक्ष्य सेन और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी आज हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपने अपने वर्गों के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में लक्ष्य सेन ने हमवतन आयुष शेट्टी को 1 घंटे 6 मिनट तक चले कड़े मुकाबले में 21-16, 17-21, 21-13 से हराया। सेन का सामना अब तीसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चो तिएन चेन से होगा। इससे पहले सात्विक और चिराग ने बेहतर तालमेल के साथ प्रतियोगिता में 64 मिनट तक चले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आरिफ जुनैदी और रॉय किंग याप की मलेशियाई जोड़ी को 21-14, 20-22, 21-16 से हराया। सात्विक चिराग का अगला मुकाबला ताइवान के चेन चेंग कुआन और लिन बिंग वी की जोड़ी से होगा। अगर हम देखें कि सात्विक और चिराग की जो जोड़ी है इस बार शुरुआत से ही अच्छा प्रदर्शन करते आ रही है और लक्ष्य सेन ने अच्छी वापसी की है। देखिए, जहां तक सात्विक चिराग की बात है मुझे लगता है कि उनका एक एग्जाम्पल यूज करना चाहिए कि क्यों किसी भी एलीट स्पोर्ट में इंजरी से कमबैक के लिए आपको टाइम लेना बहुत जरूरी है। पिछला साल पूरा उनका बहुत ही एवरेज या बिलो एवरेज भी गया था, पर लगातार इंजरीज, पहले एक को फिर दूसरे को, कभी बैक, कभी शोल्डर, कभी एल्बो चल रहा था, पर परसिस्ट करना बहुत जरूरी है और उन्होंने अपना टाइम लिया वापस आने के लिए, जल्दबाजी नहीं मचाई और उसी के वजह से हम देख रहे हैं कि ये इस साल का उनका 7वां मेरे ख्याल से सेमीफाइनल है। लगातार 7 टूर्नामेंट में 7 बार सेमीफाइनल में पहुंचने से आपको ये समझ आता है कि टाइटल से आप भले ही दूर हैं लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी बहुत है और उम्मीद ये करेंगे कि 7th अटेम्प्ट में वो फाइनल में पहुंच सकें। इससे पहले वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज जीत के आए हैं, तो उनका मोमेंटम है उनके पास, उनका रिदम बना हुआ है और कॉन्फिडेंस हाई है उनका। पर जैसे मैंने कहा कि इंजरीज पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जैसे शोल्डर या बैक की इंजरीज जो हैं वो बहुत जल्दी वापस आती हैं और चिराग का जिस तरह से बैक का चल रहा था लगातार, जिसकी वजह से वो एशिया चैंपियनशिप जो टीम इवेंट है उसमें भी नहीं पार्टिसिपेट किया था इन दोनों ने। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे मौके पे आपको अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को सपोर्ट करना चाहिए, जो अब पिछले कुछ सालों में इंडिया में बढ़ गया है, जो बहुत अच्छी बात है और उम्मीद हम यही करेंगे कि अब वो और आगे जाएं, सेमीफाइनल जीत के फाइनल में जाएं और उम्मीद उनसे की जा रही है क्योंकि उनका जिनके साथ मुकाबला है वो रैंकिंग के हिसाब से बहुत नीचे हैं, पर रैंकिंग्स एक्सेल शीट पे अच्छी लगती हैं, फील्ड पे नहीं अच्छी लगती हैं। फील्ड पे रैंकिंग्स की वजह से आप नहीं जीतते हारते हैं। वही बात लक्ष्य सेन की। लक्ष्य सेन का जिस तरह से पिछले 1-1.5 साल में परफॉर्मेंस रहा है, बहुत ही ऊपर नीचे रहा है। आपको लगता है कि वो बहुत अच्छा करने वाले हैं, लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही लोअर रैंक प्लेयर से कई बार हारते हैं और बहुत सरप्राइजिंग तरीके से हारते हैं। वो डोमिनेट कर रहे होते हैं और अचानक से गड़बड़ एरर्स शुरू होते हैं। यहाँ पे क्योंकि सामने उनके आयुष शेट्टी थे, कंपैट्रियट थे, तो एक इंडियन तो सेमीफाइनल में पक्का पहुंच ही रहा था दोनों में से, पर आयुष शेट्टी को हरा के मुझे लगता है उनको कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा, क्योंकि आयुष लगातार अपने से हायर रैंक प्लेयर्स को लगातार हराते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे भी, इससे पहले भी टूर्नामेंट में। तो उनको हरा के मुझे लगता है जीत हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो लक्ष्य सेन से भी उम्मीद तो की जा रही है, पर मुझे लगता है सात्विक चिराग हमारे ज्यादा बेटर बैट होंगे एक मेडल के लिए टॉप पे। जी। भारतीय मुक्केबाज मीनाक्षी हुडा ने इंग्लैंड के लिवरपूल में चल रही विश्व चैंपियनशिप में आज इंग्लैंड की एलिस पम्फ्री को हराकर 48 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है और इसके साथ ही मीनाक्षी ने प्रतियोगिता में देश का चौथा पदक पक्का कर लिया। जबकि जादूमणि सिंह मंदगाम
कि क्वार्टर फाइनल में हारने से पुरुष मुक्केबाज 12 साल में पहली बार खाली हाथ लौटेंगे। तो ये निराशाजनक तो है ही हमारे लिए कि 12 साल के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुरुष मुक्केबाज बिना किसी मेडल के आ रहे हैं। लेकिन मीनाक्षी हुडा का जिस तरह से प्रदर्शन रहा और इंग्लैंड की धरती पर इंग्लैंड की खिलाड़ी को हराना, ये कितना बड़ा, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था कि मेरी कॉम के बाद कौन, और उसी वेट कैटेगरी में वो पहुंची हैं और उन्होंने मेडल पक्का किया है। तो उस सवाल को शायद अगले कुछ समय में अगर हम मीनाक्षी पे ध्यान दें और उनका परफॉर्मेंस ऐसा ही रहता है तो मेरी कॉम के बाद कौन 48 केजी में सवाल का शायद हमें जवाब मिल सके। खास करके जब हम ये देखते हैं कि जो बाकी के बड़े एस्टैब्लिश्ड नेम्स हैं, चाहे वो लवलीना हो या निखत हो, वो बहुत जल्दी बाहर हो गई हैं, वो मेडल से चूक गई हैं और लगातार उनका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं आ रहा है जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है चाहे वो जैस्मिन हो या मीनाक्षी हो या पूजा हो या नीतू भी हो, जो सेम कैटेगरी में ही है, नीतू हंगास 48 में ही, पर मुझे लगता है कि जो अपकमिंग महिला मुक्केबाज हैं उन पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। नाम छोड़ के अब हमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे ध्यान देने की जरूरत है। खासकर कि अगर हम ये देखें कि वर्ल्ड बॉक्सिंग में जिस तरह के परिवर्तन हुए हैं, टूर्नामेंट स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, चैंपियनशिप स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, कॉम्पिटिशन चेंज हुए हैं, तो पूरा वर्ल्ड बॉक्सिंग एक तरह से बदल रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली इतना बदल रहा है तो हमें थोड़ा सा अपने यंगस्टर्स पे ध्यान देने की अब जरूरत है, ना कि नाम पे जाएं कि बार बार हम उन्हीं नामों की बात करते रहें। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि हमें नाम पे ध्यान नहीं देना चाहिए, प्रदर्शन को देखना चाहिए। उसी तरह से अब जो खिलाड़ी नए आ रहे हैं वो उस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, खास करके जिस तरीके से ग्राउंड लेवल के खिलाड़ियों को ग्रास रूट से उठा करके सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है इतने बड़े देश में, खासकर कि बॉक्सिंग जैसा है जिसमें हमारा एक इतिहास रहा है, चाहे मेन हो या विमेन हो। तो लगातार मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको नाम नहीं देखना चाहिए, लेकिन नाम के बल पे आप किसी को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ मुक्केबाजी नहीं है, ये हर खेल में होना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है कि जब 19-20 का फर्क आता है तो लगता है कि शायद एक्सपीरियंस की वजह से किसी सीनियर को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, पर अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें अपने यंगस्टर्स पे ध्यान देने की जरूरत है। बैडमिंटन में भी उसी तरह से, हालांकि आज लक्ष्य सेन जीते हैं, पर आयुष शेट्टी फ्यूचर हैं, तो उन पे ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और अब बात क्रिकेट की। एशिया कप T20 क्रिकेट में आज ग्रुप ए में ओमान और पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 7वें ओवर में 1 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस प्रतियोगिता में पाकिस्तान इस मैच को जीतकर शानदार शुरुआत करना चाहेगा, जबकि ओमान यह मैच जीतकर इसे यादगार बनाना चाहेगा। ग्रुप बी में कल बांग्लादेश का सामना श्रीलंका से होगा, जबकि रविवार को सबकी निगाहें भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली मैच पर होगी। इस पर बात करेंगे, लेकिन सुनते हैं एक रिपोर्ट। भारत ने एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत शानदार जीत के साथ की। भारतीय टीम ने अपने पहले मुकाबले में संयुक्त अरब अमीरात को केवल 57 रन पर ढेर कर दिया और महज 4.5 ओवरों में लक्ष्य को हासिल कर लिया। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए और शिवम दुबे ने उनका बखूबी साथ देते हुए 3 विकेट लिए। भारतीय टीम को अपना अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 14 सितम्बर को खेलना है, जिसमें सभी की नजरें कुलदीप यादव की फिरकी पर होंगी। दुबई की कंडीशंस में स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है, जिसके कारण कुलदीप के साथ साथ वरुण भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स कैन। अभी जैसा हमने रिपोर्ट में सुना कि पहले मैच में भारत ने जिस तरीके से यूएई को हराया और इतनी आसान जीत दर्ज की, और हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया है, ये पाकिस्तान को एक चेतावनी दे दी है। देखिए, एशिया में जिस तरह से इस वक्त जो क्रिकेट का लेवल है, मुझे नहीं लगता कि हमें कंपेयर करने की भी जरूरत है, क्योंकि एक समय जरूर हुआ करता था कि भारत और पाकिस्तान के मुकाबले बहुत ही करीबी हुआ करते थे, बहुत एक्साइटिंग हुआ करते थे, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो। पर पिछले कुछ समय में, कुछ नहीं काफी समय से जिस तरह से प्रदर्शन रहा है दोनों ही टीमों का,
मुकाबला अब उस तरह का बचा नहीं है। अगर हम इमोशनल एंगल हटा दिया जाए या भारत पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकली जो राइवलरी रही है अगर उसको हम हटा दें, तो प्योरली ग्राउंड पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे, अचीवमेंट के बेसिस पे और टीम के भी बेसिस पे मुझे नहीं लगता कि कोई मुकाबला बचा है अब भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत बहुत आगे निकल चुका है, बल्कि एशिया में ओवरऑल अगर ये कहें कि भारत और बाकी टीमों के बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया है तो वो गलत नहीं होगा। एशिया कप शुरू होने से पहले से लगातार ये चल रहा था। बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि भारत को अगर सबसे कड़ी टक्कर कहीं से मिल सकती है तो शायद वो अफगानिस्तान होगी। उसी से आपको समझ आता है कि किस तरह से जो हायरार्की है एशिया कप में वो कितनी बदल चुकी है अभी। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत पाकिस्तान पे गेम के हिसाब से बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। उसमें भारत आउटराइट फेवरेट्स है, ये सबको पता है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम हिंदुस्तान में बैठ के बात कर रहे हैं, बल्कि जिस तरह के खिलाड़ी दोनों टीमों में और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले कुछ समय में दोनों टीमों का रहा है उसकी वजह से। आज अगर हम बात करें पाकिस्तान और ओमान की, तो ये कम से कम पाकिस्तान को जरूर जीतना चाहिए, क्योंकि ओमान में जिस तरह से क्रिकेट में उथल पुथल चल रही है एडमिनिस्ट्रेटिवली, जो उनके कुछ काफी सीनियर प्लेयर्स हैं जो नहीं है इस टीम में, और ओमान उस तरह से क्रिकेटिंग पावर भी नहीं है, तो बिल्कुल उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जीतेगी। वो जीतना भी चाहेगी, क्योंकि एक जीत के साथ आप जब भारत पाकिस्तान उतरेंगे दोनों टीमें, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा थोड़ा सा। दुबई में वो खेल रहे हैं तो उनको उसका भी फायदा मिलेगा, क्योंकि अगला मैच भी दुबई में ही है। पर भारत पाकिस्तान, मुझे लगता है कि भारत बहुत आगे है इस वक्त पाकिस्तान से। हमें बहुत ज्यादा उसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। इस बीच स्विस टेनिस एरिना में डेविस कप विश्व ग्रुप मुकाबले में भारत ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। भारत के दक्षिणेश्वर सुरेश ने एकल प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड के जेरोम किम को 7-6, 6-3 से हराया। वहीं सुमित नागल का मुकाबला मार्क एंड्रिया हसलर से हो रहा है। इतना बड़ा टूर्नामेंट है ये, इसमें भारत की जो शुरुआत हुई है जीत के साथ, क्या कहेंगी? अच्छी शुरुआत है और सरप्राइजिंग है। हालांकि रोहित राजपाल जो नॉन प्लेइंग कैप्टन है, उन्होंने एक इंडिकेशन दे दिया था कि वो सुरेश को उतार सकते हैं। हालांकि रैंकिंग में बहुत ज्यादा फर्क था और सुरेश शायद 600 से ऊपर है उनकी रैंकिंग। वो अपना डेविस कप डेब्यू कर रहे हैं यहाँ पे। पर अच्छी चीज, बट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें याद रखने की है वो ये कि वो लगातार यूएस कॉलेजिएट सर्किट में खेल रहे हैं, तो उनको जिस लेवल का कंपटीशन वहां मिल रहा है वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और हालांकि इंडिया के लिए वो जरूर पहला खेल रहे हैं, लेकिन वहां पे कॉलेज लेवल पे जो लेवल होता है टेनिस का नहीं, किसी भी खेल में यूएस कॉलेजिएट सर्किट में, वो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और उम्मीद यही की जाएगी कि सुमित नागल भी अपना जीत के भारत को 2-0 की बढ़त दिलाएं पहले दिन ही, क्योंकि स्विट्जरलैंड के साथ ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। स्विट्जरलैंड हमसे ऊपर है रैंकिंग में, उनके खिलाड़ी हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा हायर रैंक्ड हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कल के मैचेस से पहले जरूर बहुत बड़ा मिलेगा अगर सुमित जीत जाते हैं तो। और दलीप ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में आज सेंट्रल जोन ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ जोन पर कुल 235 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। खेल के दूसरे दिन सेंट्रल जोन की ओर से रजत पाटीदार ने कप्तानी पारी खेलते हुए 115 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों की मदद से 101 रनों की शानदार पारी खेली। पहले दिन कल सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को पहली पारी में 63 ओवर में 149 रन पर समेट दिया था। और भारतीय ग्रैंडमास्टर निहाल सरीन ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज के 7वें दौर में ईरान के परम मकसुदलू को हरा दिया। सरीन और जर्मनी के ग्रैंडमास्टर मथायस ब्लूबाम्ब 5.5 अंक के साथ संयुक्त रूप से बढ़त पर हैं। और अब चूंकि घड़ी की सुइयां इजाजत नहीं दे रही कि हम और ज्यादा चर्चा करें, तो श्रोताओं अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। उत्तरा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमसे खेल खबरों पर बातचीत की, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।